रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो बनाते वक्त या इन्वेस्टमेंट करते वक्त एफआईज की खरीदारी या बिकवाली पर कितना फोकस करना चाहिए और उससे क्या संकेत लेने चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम लोग दो तरह से देखेंगे। जैसे एक ये है कि उनके खरीदने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? कि मतलब वो जो ट्रेडिंग इम्पैक्ट होता है कि सडनली उन्होंने $10 बिलियन इंडिया में डाल दिया तो मार्केट जोर से भाग गया, उसको अलग से देखेंगे। दूसरा ये जो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एडवांटेज, कि उनको इंडिया के बारे में हमसे ज्यादा पता है क्या, राइट? तो कभी कभार क्या होता है कि हो सकता है कि वो बाहर से देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। कभी कभार होता है, जैसे मैं पहले बता रहा था, कि यहाँ बीमारी फैल रही है तो फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर अपने डर के कारण उनके इन्वेस्टिंग बिहेवियर पे ये असर पड़ना शुरू हो गया था कि वो रिस्क कैसे लेंगे, नहीं यार अभी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, मेरे किसी रिलेटिव को हो गया। और बहुत दुखद कहानियां, लेकिन इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं था उसका, लेकिन फिर भी असर पड़ता है। तो ये कहना कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको समहाउ इंडिया के बारे में हमसे ज्यादा पता है या इंडिया की इक्विटी मार्केट्स को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख सकता है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरी चीज जो है आसान है, ये कहना कि भाई ये एक्सट्रीमली अनलाइकली है कि कोई यूएस में बैठ के इंडिया के नुएंसेस को आपसे ज्यादा समझ सकता है, राइट? ये मानना कि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन एडवांटेज है कि अगर वो खरीद रहा है जरूर इंडिया में कुछ अच्छा हो रहा है, ये भाई अखबार तो आप इंडिया के उनसे ज्यादा पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इंफॉर्मेशन एडवांटेज की कहानी है। ओके। फिर आते हैं इस पे कि ट्रेडिंग एडवांटेज की जो ट्रेडिंग फ्लोज की, अगर बहुत पैसा अगर सडनली वो $5 बिलियन इंडिया से ले जाते हैं एक महीने में, तो मार्केट गिरेगा। अगर वो $5 बिलियन लगाते हैं तो मार्केट चलेगा। अब वो ऐसा कब आने वाला है उसको टाइम करना, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि ये मतलब इज नॉट नो बेटर देन गैम्बलिंग मेरे हिसाब से। ये प्रेडिक्ट करना कि एफआईआई आज को टर्न करने वाला है, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, और हमारे पास भी कुछ टेक्निकल मॉडल्स होते हैं जो बहुत हम लोग को रिफाइन करना पड़ता है, उससे हम कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर पाते हैं। बट वो भी मतलब एक जो इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, जिसका कि अपना भी बहुत काम है, फैमिली का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है, उसके पास इतना समय ही नहीं होगा, ना इतनी एक्सपर्टीज होगी कि वो कि इस महीने में पैसा आने वाला है, ये प्रेडिक्ट कराना बहुत मुश्किल है जी। आप अगर एफआईआई की कैरेक्टरिस्टिक देखें, और ये चीज बहुत जरूरी है कि एफआईआई का पैसा कहाँ से आता है। ये कहीं कोई मतलब वो ब्रह्मांड से कोई किसी ने फेंक दिया, ऐसा तो होता नहीं है जी। ये आता है कि यूएस में या यूरोप में या जापान में या चाइना में या ऑस्ट्रेलिया में कोई रिटेल इन्वेस्टर है, कोई हाउस होल्ड है, उसने पेंशन फंड में पैसा लगाया, उस पेंशन फंड ने सोचा कि ठीक है अभी मेरा इमर्जिंग मार्केट में एलोकेशन काफी कम हो गया है, चलो मैं इमर्जिंग मार्केट में एलोकेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फिर उसने वो पेंशन फंड ने एक एफआईआई फंड मैनेजर को पैसे दिए कि भाई ये ले तू $2 बिलियन, तुम्हारा इमर्जिंग मार्केट फंड है, राइट? अब वो जब वो 2 बिलियन आएगा तो उस मान लीजिए कि उस फंड के पास 10 बिलियन थे, उसने 8% इंडिया में लगाया था, तो वो 2 बिलियन भी 8% के एलोकेशन से इंडिया में लगा देगा। तो यही डिसीजन होता है। इसको प्रेडिक्ट करना जो है वो बहुत आसान नहीं है, और ये भी अज्यूम करना कि वहां पे 0% इंटरेस्ट रेट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने एनालिसिस की थी एशिया लेवल कि 2012-13 से लेके 2019 तक, जबकि लास्ट कंफर्म डेटा है, डिस्पाइट नेगेटिव डिपॉजिट रेट्स, जो लोग कहते हैं कि भाई वहां पे तो 0% इंटरेस्ट रेट है, सब लोग आके इंडियन इक्विटीज खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे भाई? क्योंकि वहां पे 0% इंटरेस्ट रेट इसलिए भी है कि वहां पे रिस्क अवर्जन हाई है। तो जहां यूरोप में जहां पे की डिपॉजिट रेट्स नेगेटिव हो गए, फिर भी अगर हाउस होल्ड 7 साल के 100 रुपए बचा रहा था, वो 60 रुपए डिपॉजिट में ही डाल रहा था। तो 2007-8 में जब पूरी दुनिया में तेजी थी और सब लोग जनरली बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि दुनिया बहुत आगे से तेजी से आगे बढ़ेगी, सबका फायदा हो रहा था, सेंटिमेंट अच्छा था, तो 20-25% ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीमेंटल हाउस होल्ड डिपॉजिट जो है वो इक्विटीज में जाता था, मतलब सॉरी डिपॉजिट में जाता था। अभी जब इंटरेस्ट रेट, उस समय इंटरेस्ट रेट भी 3-4% या 2% होते थे, अब जब इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, -10 बेसिस पॉइंट्स, -20 बेसिस पॉइंट्स, तो वो 20-25% जो है वो 65% हो गया है। तो ये मानना कि वहां पे इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो सब लोग आके इंडियन इक्विटीज खरीदेंगे, ये डिसीजन भी फ्लोज के हिसाब से गलत है। वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सेंस बनता है कि अगर
इंटरेस्ट रेट कम हुए तो इक्विटीज ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। बट ये अज्यूम करना कि पैसा बाहर से आता रहेगा, ये भी गलत है। और अभी डोमेस्टिक ओनरशिप भी स्टॉक मार्केट में काफी बढ़ गई है। राइट। तो जैसे वो मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का वो मतलब 14-14.5% हो गया है अच्छे का। तो मुझे नहीं लगता कि एफआईआई का जो ये ऑब्सेशन है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ष हुए हैं 2012 में जैसे $20-25 बिलियन, मतलब उसी आसपास में, एग्जैक्ट ईयर भूल रहा हूँ, मतलब 5 साल तक 15 से $20 बिलियन आता रहा, मार्केट कहीं नहीं गया। एब्सोल्युटली। और 2-3 साल जैसे 2017 के बाद से जो मार्केट में रैली आई, तो उसमें एफआईआई से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि एफआईआई का ये ऑब्सेशन जो है ये किसी भी हिसाब से सही है। अगर इंडिया की इकोनॉमी में अच्छा रिबाउंड हो रहा है, वो तो आप एफआईआई से ज्यादा जानेंगे ना। मतलब हमें तो यहाँ बैठ के दिख जाता है कि अरे वो चचेरा भाई था, उसकी नौकरी चली गई थी, यार देखो उसको लग गई नौकरी। तो ये तो आपको ज्यादा दिख रहा है।